हुँ। जब हमको सज़ा पड़ी थी और बहुत बुरी सज़ा पड़ी थी, हमने राइफ़ल कंधे पे तानी और बिल्कुल नारे लगाते हुए सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा चिल्ला-चिल्ला कर हम गा रहे थे उतने। कई केसों में राजनैतिक दबाव आ जाता है। उन नहीं, राजनैतिक दबाव जैसी कोई चीज़ मेरे को लगता है वो सत्ता में होंगे, शासन में होंगे। बिल्कुल। टीकमगढ़ शहर जुआ सट्टा के नाम से बदनाम होता जा रहा है। कुछ प्रभावशील व्यक्ति भी सम्मिलित। शहर में अमूमन कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ हाँ। पर अवैध तरीके से अफ़ीम, गांजा विक्रय किया जाता है। हमने 50-50, 60-60 पेटियाँ, 80-80 पेटियाँ तक हमने पकड़ी हैं। लोग सोचते हैं कि पुलिस इसमें इन्वॉल्व होगी तो हमारी सूचना पे कार्रवाई नहीं करेगी। तो आप कहीं मत जाइए, आप थाने मत जाइए, आप कहीं मत जाइए, बस आपको एक फ़ोन लगाना है। अभी जो छात्र-छात्राएँ तैयारी कर रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया उस बात को दिमाग पर बैठा लेते हैं। कई बार घरवाले ताने देते हैं, कई बार पड़ोसी ताने देते हैं, बिल्कुल। कई बार दोस्त मित्र मंडली में ताने मिल जाते हैं कि साला हम तो नौकरी लग गए, आप क्या कर रहे हैं? तो खाना खाने ये कहाँ जाते थे, जितनी शादियाँ होती थी शादी के सीज़न में, घर में खाना बनाए, तो मतलब अननोन शादी थी, तो वहाँ तो ये ऐसे ही अंकल परिचित से मिल गए। मैं बता ही दूँ उन्होंने हम सबको बुला के बहुत डाँटा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। अपडेट इंडिया का ये खास प्रोग्राम है लेट्स टॉक। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं टीकमगढ़ एसडीओपी राहुल कटरे जी। राहुल कटरे जी, आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। राहुल जी, आपसे पहला सवाल मेरा यही है, आखिर पुलिस ही क्यों? पुलिस ही सेवा क्यों चुनी आपने? वैसे देखा जाए तो पुलिस सेवा चुनना मेरा उद्देश्य नहीं था। मैं तो मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारियाँ कर रहा था। तो मैंने जब 2 बार इंटरव्यू दिया इसके पहले तो मुझे पुलिस में जाना ही नहीं था। लेकिन फाइनली मैं किसी वजह से सबमिट नहीं कर पाया इंटरव्यू में पोस्ट प्रेफ़रेंस और वो ऑटो सबमिट हो गया तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट कहें या किस्मत कहें डीएसपी मिल गया। लेकिन आने के बाद मुझे पता चला कि मैं बहुत मतलब गलत था। मुझे पहले से भरना था, ये बहुत चैलेंजिंग जॉब है लेकिन बहुत अच्छा जॉब है। इसमें बहुत ज़्यादा सीखने भी मिलता है और बहुत करने के लिए बहुत अच्छा जॉब है। आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएँ, क्योंकि आप हमारे क्षेत्र में हैं, हमारे शहर में हैं। हमारे शहर के लोगों को अभी ये नहीं पता कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ आपका बचपना गुज़रा है, कहाँ से आपने स्टडी की है? मैं प्रॉपर बालाघाट ज़िले का रहने वाला हूँ। बालाघाट ज़िले में मेरा एक गाँव है सिंगोड़ी करके। मेरी स्टार्टिंग जो एजुकेशन है, वही सिंगोड़ी के पास एक मुख्यालय जैसा था हट्टा, वहाँ पे मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई है। उसके बाद फिर आगे की पढ़ाई के लिए हम लोग बालाघाट आ गए। 12th तक मैंने बालाघाट में पढ़ाई की है और उसके बाद इंजीनियरिंग किया हुआ है मैंने बंसल कॉलेज भोपाल से सिविल ब्रांच में। मैं बीए ऑनर्स हूँ सिविल में। और इसके बाद फिर मैंने सिविल सर्विसेज़ की तैयारी शुरू की इंदौर से और इंदौर से सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करने के बाद मैं फाइनली 2017 पीएससी में डीएसपी के पद पर चयनित हुआ हूँ। ऐसा क्या है, शहर के लोग थानों से ज़्यादा आप पर भरोसा करती है? इससे आप क्या समझते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझता कि शहर की जनता थानों से ज़्यादा मुझ पे भरोसा करती है क्योंकि थाने भी हमारा ही अंग है, मैं भी उस थाने का ही भाग हूँ, मैं भी इस पूरी पुलिस व्यवस्था का भाग हूँ। जितना विश्वास पूरी जनता थानों पर करती है, उतना ही मुझ पर करती है और हमारे थाने पे भी आप किसी भी थाने पे चले जाएँ, तो चाहे किसी की कंप्लेंट सुननी हो, अभी तो कोतवाली का हमने रिनोवेशन करवाया हुआ है, तो वहाँ पे हेल्प डेस्क बनाई हुई है, कंप्लेंट डेस्क बनाई हुई है। जो भी आता है उसके लिए पर्टिकुलर एक डे ऑफिसर बैठता है जो उसकी दिन भर शिकायत सुनता है। नाइट के लिए नाइट ऑफिसर बिठाया जाता है। क्षेत्र में अगर किसी को प्रॉब्लम है जो थाने नहीं आ सकता, अगर कहीं से कोई सूचना प्राप्त होती तो तत्काल हमारे थाना प्रभारी स्वयं जाते हैं या मौके पे कोई जो ड्यूटी ऑफिसर है, उनको भेजते हैं। तो ये कहना पूरी तरह से बिल्कुल गलत होगा कि थाने पे कम भरोसा करते हैं और मुझ पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। राहुल जी, आप किस बैच में अधिकारी बने? मैं 2018 बैच से डीएसपी हूँ और पीएससी जो था 2017 का पीएससी से मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। मेरी जॉइनिंग 2018 की थी, इसलिए मैं 2018 में ट्रेनिंग किया हूँ, इसलिए 2018 बैच का अधिकारी। ट्रेनिंग के दौरान का कोई किस्सा जो यादगार रहा हो? हाँ, ट्रेनिंग के दौरान का एक किस्सा तो है जो बहुत यादगार था। हुँ। जब हमको सज़ा पड़ी थी और बहुत बुरी सज़ा पड़ी थी क्योंकि 26 जनवरी की परेड होना थी और हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि पहली बार हमको राइफ़ल दी गई थी क्योंकि ट्रेनिंग के स्टार्टिंग में राइफ़ल के साथ ड्रिल नहीं कराई जाती और जैसे ही हम लोग को राइफ़ल दी गई तो हम लोग ने सीखा पहले तो और फिर हमें बहुत एक्साइट हुआ लाइफ़ में पहली बार राइफ़ल देखी थी। तो फिर हम जब राइफ़ल जमा करने जा रहे थे तो हमने राइफ़ल कंधे पे तानी और बिल्कुल नारे लगाते हुए सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा चिल्ला-चिल्ला कर हम गा रहे थे उतने में वहाँ से हमारे
जो उस्ताद रहते हैं वो गुजर हम्म। गए और हमारे एसपी साहब गुजर गए, तो उन्होंने देखा कि ये क्या नाटक चल रहा है। उन्होंने तत्काल हमें वापस बुलवाया, हमें जाके नहा के क्लास अटेंड करना था, उन्होंने हमें वापस ग्राउंड बुलवाया, ग्राउंड में हमें फ्रंट रोल लगवाया, क्रॉलिंग करवाई। उसके बाद हम लोग ने ये सब चीजें कभी नहीं करी। तो वो एक्साइटमेंट था, लेकिन वो सीख भी अच्छी थी कि कुछ चीजें रहती है जिसको इंसान को कंट्रोल करना चाहिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, कहाँ दिखाना है, कितना दिखाना हाँ, है, ये हमेशा ध्यान होना चाहिए। मुझे सूत्रों के हवाले से खबर है कि आप जहां भी रहे तेज तर्रार अधिकारी बन के रहे, लेकिन टीकमगढ़ में थोड़ा सा आपका नर्म लहजा देखने को मिला है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, तेज तर्रार तो मैं यहाँ पे भी हूँ, जो गलत करता है उसके लिए आप कभी देखिएगा, मैं आम जनता से मेरा व्यवहार पहले से भी वहाँ जहाँ मैं रहा हूँ वहाँ भी विनम्र रहा है, यहाँ भी विनम्र रहा है। जो फरियादी हैं उनके प्रति मेरा हमेशा सहानुभूति रही है, लेकिन जो अपराधी वर्ग हैं, जो गलत काम करते हैं उनके लिए तो आज मैं उतना ही सख्त हूँ जितना मैं वहाँ रहा करता था। बस वहाँ मैं चूँकि एजेके में था तो मुझे ज़्यादा उतना अवसर नहीं मिल पाता था, मैं जी। अधिकतर लॉ एंड ऑर्डर झेलने के लिए ही जाता था। तो वहाँ मेरा वो हो सकता है वो रूप देखने मिला होगा, लेकिन यहाँ मेरे पास जितने फरियादी आते हैं मैं उनको शांति से सुनता हूँ, उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। जितना मैं अपनी ड्यूटी में रह के जितना मदद कर सकता हूँ उतनी तो मैं कोशिश करता ही हूँ। पुलिस सेवा के अलावा कोई और भी हॉबीज आपकी? पुलिस सेवा के अलावा मेरी एक मतलब पर्सनल हॉबी है कुकिंग। हम्म। मतलब जब भी ऐसा लगता है कि बहुत परेशान है, काम बहुत ज़्यादा हो गया है, थक गए हैं, हम्म। तो लोग घर जाके सो जाते हैं, मेरा ऐसा मन करता है कि मैं कुछ अच्छा सा खाना बनाऊँ, हम्म। खाऊँ। और घूमने जाने का मुझे बहुत शौक है, हालाँकि मिलता नहीं है घूमने जाने, हम्म। लेकिन जब भी मौका मिलता है तो मैं ज़रूर जाता हूँ। देखा गया है कि डीएसपी पद की जो ट्रेनिंग होती है ये काफी कठिन होती है, और हमारे दर्शकों को बताएं आपकी ये कहाँ कहाँ होती है? डीएसपी की जो ट्रेनिंग होती है, प्रारंभिक ट्रेनिंग तो हमने सीएपीटी में की थी 2 महीने की, सेंट्रल एकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग है भोपाल में। उसके बाद हमारी मूल ट्रेनिंग जो एकेडमी होती है, मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी भौरी, पहले ये जेएनपीए सागर में होती थी, लेकिन अब ये भौरी में होती है, मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी में। तो हमारी लगभग सभी ट्रेनिंग वहीं होती है। उसके बाद वेपन टैक्टिक्स का हमारा एक एडवांस कोर्स होता है, यस। जिसमें हम अर्बन टैक्टिक्स, वेपन टैक्टिक्स सीखते हैं, तो वो इंदौर आरएपीटीसी में होता है। और उसके बाद हमारा एक फाउंडेशन कोर्स होता है राजस्व विभाग के साथ, जो राजस्व विभाग का जो एकेडमी है भोपाल में, वहाँ पे। हाँ। हाँ। मान लीजिए पुलिस सेवा में नहीं होते तो आप कहाँ होते और क्या कर रहे होते? मैं अगर पुलिस सेवा में नहीं होता तो मैं किसान होता। अच्छा। मैं बचपन से ही मतलब हम्म। हम लोग की ज़मीन है थोड़ी बहुत, तो बचपन से ही खेती करते हैं। अगर वो नहीं कर रहा होता तो खेती कर रहा होता। स्टडी में हर किसी का एक फेवरेट विषय होता है, आपका कौन सा विषय पसंदीदा रहा? मेरा ज्योग्राफी मेरे को बहुत पसंद था। अच्छा। ज्योग्राफी, सिविल सर्विस में ज्योग्राफी और साइंस मेरा बैकग्राउंड ही है, तो साइंस भी मुझे बहुत पसंद है। उसमें केमिस्ट्री मेरा फेवरेट है। केमिस्ट्री मेरा और बायोलॉजी मेरा फेवरेट था। हालांकि बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन पीएससी में हमको पढ़ना पड़ा, तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी मेरा फेवरेट था। देखने में आप काफी फिजिकली फिट हैं, इसका राज कोई हमारे नहीं, अभी दर्शकों तो को भी बताएं। फिजिकली उतना फिट नहीं हूँ क्योंकि कई बार टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन ये मैं चीज़ मानता हूँ क्योंकि मैं रनिंग भी करता था, यहाँ भी मैं रनिंग करता हूँ। और फिजिकली फिट रहना ज़रूरी है क्योंकि ये शरीर ही है जो हमको एंड तक लेके जाएगा। बिल्कुल। जॉब हमको 30 साल करनी है, उसके बाद अगर हम 10 साल भी जीते हैं तो शरीर ही है। आज हम शरीर को खत्म कर लेंगे तो आप देखेंगे कि 50 साल का एक आदमी जिम भी करता है और फिट रहता है, और वही 50 साल का आदमी शुगर पेशेंट, बीपी पेशेंट और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। तो मेरा सबसे यही कहना है कि फिटनेस आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। जितना मौसम चल रहा है, कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ गई हैं, हार्ट संबंधी डिसीज़ हो रही हैं, तो मेरा ये कहना है कि फिटनेस मस्ट है। फिट रहेंगे तो फिर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, काम में भी मन लगा रहेगा, स्ट्रेंथ बनी रहेगी। अमूमन देखा गया है बहुत से पुलिस अधिकारी जो है तनाव में होते हैं, हाँ, पर आप क्या कहेंगे? तनाव तो नहीं कहूँगा मैं उसको, बस ये है कि काम हमारे पास बहुत है। क्योंकि पब्लिक डीलिंग डायरेक्ट है और दूसरा पब्लिक की मदद भी करनी है, एफआईआर भी हमको ही करनी है। कोई फरियादी आता है उसको हमें ही सुनना है, क्योंकि कोई भी इंसान अगर परेशान है तो या तो वो हॉस्पिटल जाएगा या तो वो थाने आएगा। तो थाने अगर आ रहा है तो उसकी मदद करना हमारी ज़िम्मेदारी होती है। कई बार ये होता है कि लॉ एंड ऑर्डर सारे हमें ही सँभालने हैं, सारे त्योहार हमें ही सँभालने हैं। हम किसी भी त्योहार में, जब दुनिया त्योहार मनाते रहती है, हम सड़क पे खड़े रहते हैं, चौराहे पे बंदोबस्त ड्यूटी करते रहते हैं। हालाँकि इसमें कोई इश्यू नहीं है, हम इसी चीज़ के लिए भर्ती हुए हैं और ये हमारा काम है। हम डिनाई नहीं कर सकते कि हमें ये नहीं करने मिल रहा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने नहीं मिल रहा, लेकिन समय हमें मिलता है।
साल भर त्योहार नहीं होते हैं, साल भर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होते हैं, बिल्कुल। और साल भर हमारे पास ऐसी कोई बहुत ज्यादा एफआईआर भी नहीं आती। अगर इंसान समय अगर अपना थोड़ा बचा ले, थोड़ी एक्सरसाइज कर ले, थोड़ा फैमिली को टाइम दे दे, तो ये स्ट्रेस जैसी कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। और हमारे वरिष्ठ अधिकारी बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहते हैं। जब भी अगर कोई ऐसे हमारी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, हम उन्हें बता दें तो हमें तो हर संभव मदद मिलती है। हमारे अधिकारी तो हम कहेंगे कि मतलब चाहे हम इसको किस्मत बोल लें या जैसा बोल दें, टीकमगढ़ जिले में भी जितने भी वरिष्ठ जी। अधिकारी हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं। हर लेवल पे और हर पॉइंट पे सपोर्ट करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ तो स्ट्रेस जैसी कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। कई केसों में राजनीतिक दबाव आ जाता है। उन केसों को कैसे फेस करते होंगे ताकि अपराधी को जो है सजा मिले और निर्दोष को न्याय मिले? नहीं, राजनैतिक दबाव जैसी कोई चीज़ मेरे को लगता है यहाँ होनी चाहिए नहीं। क्योंकि अब जैसे मान लीजिए किसी आदमी ने किसी आदमी की हत्या कर दी। हुँ। हत्या हो चुकी है, बिल्कुल। अपराध हो चुका है, घटित हो यस। चुका है। अब चाहे राजनीतिक दबाव आ जाए या कोई भी दबाव आ जाए, क्या आप आरोपी को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। नहीं, उस टाइम पे थोड़ा-सा मानसिक तनाव स्ट्रेस फ़ील करती हो? नहीं, बाकी यहाँ पे भी ऐसी कोई राजनीति, ऐसी कोई वो नहीं है कि हुँ। कोई ऐसे गंभीर अपराध या हुँ। कोई इसमें कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि कभी मान लीजिए किसी ने फ़ोन कर दिया कि भाई साहब देख लीजिए वो बिल्कुल। गलती हेलमेट नहीं लगा पाया था, तो चालान उसका थोड़ा कम कर दीजिए। तो ये सेकेंडरी चीज़ है, ये हुँ। मैनेज हो जाती है, इसमें कोई स्ट्रेस वाली चीज़ नहीं। यहाँ मैंने तो अभी तक देखा कि मुझे किसी कोई गंभीर अपराध में किसी आदमी को छोड़ने के लिए फ़ोन तो अभी तक नहीं आया अच्छा। कि आप तो इसको देख लीजिए या इसको छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसी चीज़ नहीं हुई। आपने भी देखा होगा अभी तक कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ है। नहीं। कोई भी राजनेता, कोई भी बड़े स्तर के पार्टी के नेता हमारे यहाँ किसी थाने के सामने धरने पे नहीं बैठे। तो फिर राजनीतिक दबाव है कहाँ? मतलब दबाव जहाँ रहता है वहाँ दिख जाता है चीज़ें। बिल्कुल। हाँ, यहाँ तो नहीं मुझे कहीं और शहर में नहीं, कई वहाँ पे कई ऐसा केस जहाँ जहाँ मैं रहा, मैं छिंदवाड़ा रहा, मंडला रहा, हुँ। तो आजकल तो मतलब सब चीज़ सपोर्टिव है। और वो भी अगर राजनीतिक दल है, किसी न किसी पार्टी से संबंधित है, या तो वो सत्ता में होंगे, शासन में होंगे, बिल्कुल। या वो विपक्ष में होंगे। विपक्ष में होंगे तो जो कमियाँ होंगी, वो उजागर करेंगे। बिल्कुल। सत्ता में होंगे, जो सत्ता की जो योजनाएँ हैं, उनका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पा रहा। हाँ, उसमें ज़रूर वो बोलते हैं हुँ। कि भई ये जिस योजना का लाभ मिलना चाहिए था लेकिन मिल नहीं पाया, फला किसी ने इसमें धांधली कर दी, आप इसमें हुँ। जाँच करवाइए, तो वो हम करते हैं। तो वो एक पॉज़िटिव एस्पेक्ट है, मतलब बहुत अच्छे से कोई दिक्कत ना आते हुए भी काम चल रहा है। मैंने तो अभी तक ऐसी कोई बड़ी चीज़ें नहीं देखी हैं। मतलब ज़्यादा मानसिक तनाव नहीं नहीं, लेते बिल्कुल नहीं है, ज़्यादा क्या, मानसिक तनाव है ही नहीं। देखिए, मानसिक हुँ। तनाव होता तो वो चेहरे पे दिखता है। हुँ। मानसिक तनाव होता तो चीज़ें भी बाहर आने लगती है कि भई यहाँ तो काम करना मुश्किल है, हाँ। यहाँ तो नौकरी करना मुश्किल हो गया है। बिल्कुल। ये चीज़ें आने लगती हैं बाहर, तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है। अभी जो छात्र-छात्राएँ तैयारी कर रहे हैं, वो हाँ। लोग जो तैयारी के दौरान स्ट्रेस फ़ील करते हैं या किसी ने कुछ कह दिया उस बात को दिमाग पर बैठा लेते हैं, हाँ, उस पर आप उन लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए पहली चीज़ तो स्ट्रेस लेना नहीं है और चिंता छोड़नी नहीं है। हुँ। क्योंकि स्ट्रेस और चिंता में ज़्यादा टेंशन होती है, एग्ज़ाम हुँ। आएगा, आपको टेंशन होगी। पढ़ाई कर रहे हैं, आपको लाइफ़ की टेंशन होगी, जॉब की टेंशन होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती है, कई बार घरवाले ताने देते हैं, कई बार पड़ोसी ताने देते हैं, बिल्कुल। कई बार दोस्त मित्र मंडली में ताने मिल जाते हैं कि हाँ। साला हम तो नौकरी लग गए, आप क्या कर रहे हैं? तो ये चीज़ होती है और मैं तो कहता हूँ ये पॉज़िटिव चीज़ें हैं। इसको नकारात्मकता में जाने ही नहीं देना चाहिए। आप तो बस भिड़ जाओ, जुट जाओ कि मुझे तैयारी करनी है, मुझे सिलेक्ट होना है, मुझे कुछ ना कुछ सरकारी नौकरी या जिस चीज़ में आप, चाहे आप बिज़नेस एस्टेब्लिश कर रहे हैं, आप जुट जाइए, अपनी ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। कि मेहनत और ईमानदारी और लगन अगर आपने की है और ज़्यादा किसी को ना जवाब देना है, ना किसी की ज़्यादा सुनना है, कोशिश करें इग्नोर करने की। क्योंकि जब आदमी स्ट्रेस में रहता है, तनाव में रहता है, तो उसको ज़रा-ज़रा सी बातें सीधे दिल तक असर करने हाँ, लगती है, और बिल्कुल। वो जब पढ़ने बैठते हैं या कुछ ऐसा करने बैठते हैं तो उनको लगता है अरे यार उसने ऐसा कहा था, अरे यार वो मुझे ही क्यों कहते हैं, मुझे ही क्यों टारगेट किया जा हुँ। रहा है। तो अपने आप को बेचारा समझना बंद करें और इस दुनिया में हम आए हैं, लाखों करोड़ों को पीछे छोड़ के अगर हम इस दुनिया में एक पैदा हुए हैं, तो मैं कहता हूँ कि ईश्वर की हमारे ऊपर एक विशेष कृपा है। बिल खास तौर पे तब तो भाई है कि जब हम दोनों हाथ, दोनों पैर, आँख, नाक, शरीर के साथ सशरीर पैदा हुए हैं। कई लोग ऐसे भी रहते हैं जिनमें दिव्यांगता होती है। हाँ। वो जब स्ट्रगल कर रहे हैं उनको देख के तो मोटिवेट होना चाहिए बिल कि मेहनत किसी भी स्तर पे की जा सकती है, कहीं भी की जा सकती है, अभाव में की जा सकती है। उसके लिए ना किसी फाइनेंशियल चीज़ की ज़रूरत है, बस आप मेंटली आप स्ट्रॉन्ग रहें। इंसान अगर मेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो ये जो ताने हैं, ये जो दबाव है, ये आप पॉज़िटिव एस्पेक्ट में आप लागू कर सकते हैं और अपने पक्ष में आपके फ़ेवर में डिसीज़न आएगा, आप ये समझ के रखिए। आपको फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान कहीं होना नहीं। चूँकि आप शहर में हैं, शहर की बात करते हैं। शहर में अमूमन कुछ ऐसी जगहें हैं,
जहाँ हाँ। पर अवैध तरीके से अफीम, गांजा विक्रय किया जाता है। इस पर आपकी क्या रणनीति है ताकि उनको सबक इसमें मिले हम और लोग ने शहर नशा जनता मुक्त? से लगातार हम लोग जनसंपर्क करते हैं और जन चेतना जागरण शिविर लगाते हैं। वहाँ पे अभी चुनाव के दौरान भी हमने विश्वास पर्चियाँ वितरित की हैं। वही विश्वास पर्ची हम अभी भी देते हैं कि जब भी जन चेतना शिविर लगता है, सभी को एक विश्वास पर्ची जिसमें कलेक्टर साहब से लेके सारे वरिष्ठ अधिकारियों के नंबर है, मेरा स्वयं का नंबर है। तो हम ये चाहते हैं कि आप हमें सूचना दें, चाहे कोई भी अवैध गतिविधि हो, जुआ हो, सट्टा हो, अवैध शराब हो, अवैध मादक पदार्थ हो, चाहे वो गांजा हो, अफीम हो, चरस हो, कोई भी हो, आप सूचना दें क्योंकि जितनी सूचनाएं हमारे पास अभी तक आई हैं, हमने उनमें कार्यवाही की है। हमने उनकी लिंक खंगाली है, हमने एनडीपीएस के बहुत से प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं। शराब की सूचना होती है। अभी हमने चुनाव के दौरान बहुत ज्यादा प्रकरण आप देखेंगे, हमने 50-50, 60-60 पेटियां, 80-80 पेटियां तक हमने पकड़ी हैं। जहां जहां हमें सूचना मिली हमने पकड़ी है। तो अवैध शराब हमने बहुत ज्यादा पकड़ी है अभी चुनाव के दौरान। अभी यही चाहे ड्रग्स की बात करें तो हमारे यहाँ उतना चरस, बाकी इतना स्मैक वगैरह का था तो हमने उस पे भी कार्रवाई करी है। गांजा हमने पकड़ा था, हमने 3 किलो गांजे पे कार्रवाई करी थी। तो जहां जहां हमें सूचना, क्या होता है कि कई बार लोग सोचते हैं कि पुलिस इसमें इन्वॉल्व होगी तो हमारी सूचना पे कार्रवाई नहीं करेगी। अगर आपको ऐसा अंदेशा है तो आप कहीं मत जाइए, आप थाने मत जाइए, आप कहीं मत जाइए। बस आपको एक फोन लगाना है, जो हमारी जो विश्वास पर्ची है उसमें मेरा नंबर है। आपको लगता है मैं कार्रवाई नहीं करूंगा, मैं उस सूचना को दबा जाऊंगा, मुझसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। मैं तो क्लियर कह रहा हूं कि आप तो सीधे एसपी साहब को लगाइए और बिल्कुल अगर कार्रवाई ना हो तो बात है। मेरा बस ये कहना है कि जनता जैसे जैसे हमारा सहयोग करेगी हम ये कार्रवाई हमेशा करेंगे उनकी सूचना। टीकमगढ़ शहर जुआ सट्टा के नाम से बदनाम होता जा रहा है। हाँ। इस पर आपकी क्या पहल है? नहीं, इस पे तो हमने ये सोचा है कि जब भी हमें सूचना मिलती है, हमने जुआ की कार्रवाई की थी अभी पिछले महीने ही हमने 3-4 जुए की कार्रवाई करी थी और लगातार हमें, और जहाँ तक हमें ये लगता है कि अगर हमारा कोई पुलिस स्टाफ अगर उसमें कहीं ऐसी सूचना आती है कि पुलिस स्टाफ उसमें उसको सूचना आती है लेकिन उसने नहीं बताया, तो हम बीट के जो आरक्षक हैं, बीट के जो प्रधान आरक्षक हैं, बीट प्रभारी जो हैं, उन पे भी कार्रवाई करते हैं और जहाँ-जहाँ हमको ऐसी सूचना मिलती है तत्काल दबिश देते हैं। बस एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है क्योंकि कई बार इसमें कुछ प्रभावशील व्यक्ति भी सम्मिलित रहते हैं। जुआ अब देखा जाए तो सामाजिक बुराई ही है, लेकिन कई लोग शौक के लिए भी खेलते हैं, पर वो भी गलत है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो बहुत संभल के और बहुत अच्छे से कार्रवाई करना पड़ता है। जैसे कई लोग जुआ खेलने बॉर्डर क्षेत्र में जाते हैं। अब बॉर्डर क्षेत्र में बगल में नदी है, हम लोग जैसे जाते भी हैं, जैसे पिछले बार भी हम लोग जुए की कार्रवाई करने गए थे, तो हमें देख के कई बार पुलिस को देख के इंसान भागता ज़रूर है। तो कई बार नदी में कूद जाते हैं, कई बार बगल में कुछ कुआँ हो, कुआँ में कूद जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत बड़े-बड़े लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास सामने आते हैं। तो हमें बहुत आराम से और बहुत सधे हुए तरीके से जुए की कार्रवाई करनी पड़ती है कि इसलिए कई बार आधी रात को दबिश देने में भी डर लगता है कि कहीं मान लीजिए बगल में कोई कुआँ है, कोई आदमी अलग से आया है, क्योंकि ये अपराध को रोकना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा कहना है कि इसमें किसी आदमी की क्षति ना हो। बेशक। लेकिन इसके लिए तो हम बिल्कुल तत्पर हैं, जहाँ सूचना मिलेगी वहाँ हम कार्रवाई करेंगे। जब भले ही हम डिले होके कार्रवाई करें या बहुत थोड़ा प्लान बना के, प्लानिंग करके, मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि जुए की कार्रवाई हमको बहुत प्लानिंग करके करनी पड़ती है। हाँ, बाकी कार्रवाई हमने की है और बहुत अच्छी कार्रवाई, बड़े-बड़े जुए हमने पकड़े हैं, लाखों तक के जुए पकड़े हैं। अभी हमने सट्टा पकड़ा था यहाँ पे, तो आईपीएल का जो सट्टा था उसमें हमने लाखों के सट्टा पकड़ा है। बिल्कुल, हाँ। और इस हमने बार सभी कार्रवाई आरोपियों हुई है को, सरकार। तो मतलब हमने कार्रवाई तो की है जहाँ सूचना प्राप्त हुई है। बस हमें एक चीज़ की कमी यहाँ लगी कि यहाँ जनता हमें सूचना उतनी अच्छे से नहीं दे पाती है। तो इस वजह से कार्रवाइयाँ हो सकता है थोड़ी कम हो, लेकिन जहाँ सूचना मिल रही है हम कार्रवाई तत्काल कर रहे हैं। एआई जिसका लोग शिकार हो रहे हैं, हाँ। अपने शहर के भी काफ़ी केसेस आपके पास आए हाँ, होंगे हाँ। फ्रॉड से रिलेटेड। हाँ। उस पर आप शहर की जनता को इसके लिए बताएँ। मैं शहर की जनता को ये बताना चाहूँगा कि एक साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। आप ऑनलाइन सर्च करेंगे साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, या आपको अगर इंटरनेट चलाने में समस्या है, कुछ लोग अगर नेट ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो वो 1930 एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है साइबर क्राइम रिपोर्टिंग का। उस पे आप कॉल कर सकते हैं एनी टाइम, जो भी आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ, चाहे वो फिशिंग हो, चाहे वो सेक्सुअल एक्सटॉर्शन हो, चाहे वो वीडियो कॉलिंग के थ्रू आपको धमकाना हो, चाहे जो भी हो, चाहे आपका पैसा चला जाए, क्योंकि हमारे पास शुरू के 24 से 48 घंटे का ही समय होता है गए हुए पैसे को रोकने का। अगर उस व्यक्ति ने, क्योंकि पैसा कोई भी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू पहले आरबीआई के पास जाता है, आरबीआई के बाद दूसरे अकाउंट से दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया जाता है। तो अगर इनिशिएट वो जल्दी कर दे, उसको जैसे तुरंत पता चल गया और तुरंत इस 1930 नंबर पे फोन लगा ले, तो बाय डिफॉल्ट हम खाता फ्रीज कर सकते हैं और उस आदमी का पैसा गलत हाथों में जाने से बच सकता है। तो ऐसी चीजें हैं। और बात जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपने की है कि किसी का चेहरा बना के
किसी का वीडियो अपलोड कर देना, किसी को बदनाम करने की कोशिश करना। तो इस संबंध में भी हम लोग ने, हमारा साइबर सेल यहाँ एक्टिवेट है पूरे टाइम 24 घंटे। अगर आपको लगता है आप मुझसे शिकायत कर सकते हैं, साइबर क्राइम सेल में या साइबर सेल में जाकर शिकायत कर सकते हैं, ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। जब भी ऐसी कोई चीज़ होगी तत्काल उस अकाउंट को ब्लॉक किया जाएगा, उस वीडियो को सर्वर से टोटल रिमूव किया जाता है, उसकी प्रोसेस है, बकायदा एफआईआर की जाती है। तो इस संबंध में इसको छुपाएं नहीं, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें होती है प्राइवेसी के चक्कर में आदमी छुपाता है और पैसे दे देता है। सेक्सटॉर्शन का शिकार तो बहुत से लोग इस टीकमगढ़ में भी हुए हैं और लोगों ने पैसे भी दिए हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप आइए यहाँ शिकायत कीजिए, आपकी पहचान बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी, सारे वीडियो सर्वर से हटा दिए जाएंगे। आपको बस पुलिस के पास आना है। आपको पुलिस के पास आने में डर लग रहा है, आप ऑनलाइन शिकायत कर दीजिए, हमारे पास वो शिकायत बन के आ जाएगी। हम आपको एक दिन बुलाएंगे, आपसे पूछेंगे क्या था, जैसा भी था। आपका फ्रॉड हुआ है तो आपका पैसा रिटर्न कर देंगे, सेक्सटॉर्शन हुआ है तो उनको ब्लॉक कर देंगे, आपका अगर कोई गलत वीडियो बन गया उस वीडियो को सर्वर से हटवा देंगे। तो ये सारी प्रोसेस हम कर सकते हैं, बशर्ते पब्लिक खुल के हमें सपोर्ट करे। बिल्कुल। बचपन का स्कूल का टाइम होता है, स्कूल के टाइम में अपने गिने चुने 4 से 5 ऐसे मित्र होते हैं, हाँ लेकिन समय के साथ साथ दिशाएं बदल जाती। हाँ हाँ। आपका कोई ऐसा मित्र है जो आज भी आपके साथ हो? मेरे 2 ही मित्र हैं, आज भी वही हैं। अच्छा, जो 2 ही स्कूल मित्र टाइम थे? से थे, जो स्कूल टाइम के थे, हाँ। 2 लोग, वो आज भी दोस्त हैं। मैं जहाँ भी रहता हूँ, चाहे मैं जहाँ-जहाँ मेरी पोस्टिंग रही, मैं उन्हें ही बुलाता हूँ, वही लोग आते हैं, घूमने जाता हूँ तो उन्हीं के साथ जाता हूँ। नाम भी बता दें हाँ, ताकि मेरा एक दोस्त है विक्रांत करके और एक सचिन है, तो मतलब साथ में ही पढ़े हैं। सचिन के साथ तो इंजीनियरिंग भी की है, लेकिन विक्रांत के साथ स्कूलिंग बस की है। लेकिन आज भी हम वैसे ही दोस्त हैं जैसे बचपन में थे, जैसे स्कूलिंग में थे, आज भी वैसी वो दोस्ती कभी नहीं टूटती। बचपन का कोई किस्सा बता दें जो उनके साथ यादगार हो, कभी आप स्ट्रेस में हो या उदास हैं, वो पल को याद करके आप अंदर से मंदमुग्ध हो जाते हो। हाँ, वो चीज़ रहती थी, जैसे हम 12th की तैयारी करते थे तो रात में पढ़ते थे, तो खाना-वाना खा लिया, घर वाले सब सो जाते थे, हमको एक हॉल दे दिया था घर में, तो ये दोनों मेरे दोस्त आ जाते थे, उसमें विक्रांत आ जाता था, सचिन से तो बाद में खैर मेरा परिचय हुआ था, लेकिन ये विक्रांत आ जाता था। तो हम लोग बैठे रहते थे, 2-3 दोस्त और थे, एक लीला करके मेरा दोस्त है, वो भी अभी उतना ही फ्रेंड है, जैसे मतलब वो 3 कहना चाहिए। तो चूँकि वो बाहर है तो ज़्यादा मिलना नहीं हो पाता है, लेकिन तो हम 3 लोग ऐसे होते थे, तो उसको शौक था, वो अकेला रहता था किराए से, तो उसको खाना बनाने का बहुत मतलब आलस आता था और फिर टाइम भी वेस्ट होता था, तो वो खाना नहीं खाता था। मैं वही सोचता था कि भई खाना नहीं खाता है तो ये कैसा करता है? तो एक दिन मैंने कहा चलो चलते हैं, तो बोले चलो हम तो खाना खाने जा रहे हैं, तो हमने कहा हम भी चलेंगे साथ में। तो गए, तो खाना खाने ये कहाँ जाते थे, जितनी शादियाँ होती थी शादी के सीज़न में, इन्होंने घर में खाना बनाया नहीं। बस घुस गए, इनको जितने भी वहाँ कैटरिंग वाले थे सब जानने लगे थे। एक दिन ये मुझे लेकर गए, मैं भी गया, तो मतलब अननोन शादी थी, तो वहाँ कोई ऐसे ही अंकल परिचित के मिल गए, तो मैं नमस्ते-वमस्ते किया, तो बोले बेटा तुम यहाँ कैसे? मैंने कहा वो दोस्त के साथ आए थे, दोस्त के परिचित के हैं। मैंने कहा ठीक है। सुबह मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि भाई तुम वहाँ शादी में तुम कैसे चले गए? मैंने कहा वो विक्रांत लेकर गया, तो उन्हें घटना बताई, तो उन्होंने हम सबको बुला के बहुत डाँटा था। हालाँकि लेकिन वो चीज़ भी अच्छी होती थी, वो एन्जॉयमेंट बहुत अच्छा होता था, रात-रात भर पढ़ते रहते थे, घूमते रहते थे, तो वो एक मस्ती-मज़ाक का दौर था, तो उसकी बहुत आज भी याद करते हैं तो खुश होते हैं। तो एन्जॉयमेंट करना चाहिए लाइफ़ में, नए-नए एडवेंचर बहुत ज़रूरी हैं, तो लाइफ़ नीरस बनाने से कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। कोई ऐसी आवश्यक सूचना जो आप शहर के लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, अपील हाँ, कर इस चीज़ में मैं आपको बता दूँ कि जैसे चोरी की घटनाएँ बहुत ज़्यादा टीकमगढ़ शहर में और आस-पास पड़ोस के जिलों में भी हो रही है, चोरों ने नया मॉडस ऑपरेंडी अपना लिया है। तो मैं आप लोगों को ये मतलब सचेत करना चाहता हूँ कि आप लोग कृपया करके अपना जितना भी कीमती सामान है, घर सूना छोड़ के उसमें रख के ना जाएँ। कृपया करके जाते हैं तो कम से कम थाने में एक सूचनार्थ दे दें कि सर हम जा रहे हैं, हमारे एरिया में आप कृपया करके गश्त बढ़ाएँ या गश्त लगा दें। तो हम एक पॉइंट उस एरिया के आस-पास जहाँ सेंसिटिव होगा वहाँ कोशिश करेंगे कि लगा दें, नहीं भी लगा पाएँगे तो कम से कम हम ताले चेक करने के लिए हम एक टीम लगाते हैं, जो ताले ही चेक करती है सूने घर के। जितने सूने घर की हमारे पास अभी तक सूचना आई है, हम रात में 3 से 4 बार उसके ताले चेक करवाते हैं, दिन में भी चेक करवाते हैं। तो कम से कम एक मदद हो जाए, क्योंकि अपराध को पकड़ना से ज़्यादा अपराध की रोकथाम ज़्यादा ज़रूरी है। होने के पहले रुक जाए तो बहुत फ़ायदा होता है। कई बार यहाँ लोग 15-15, 1-1 महीने के लिए बाहर चले जाते हैं और सारा पैसा जेवरात यहीं छोड़ के चले जाते हैं। भाई चोर सूने घर को टारगेट करेगा ही करेगा, या तो आप लेके जाएँ, लेके नहीं जाते हैं आप बैंक के लॉकर्स में जमा कर दें, सबसे ज़्यादा सुरक्षित यही होता है। क्योंकि चोर कब किस तरफ से कहाँ से आएगा कोई भरोसा नहीं, ठीक है नहीं? और फिर कई बार होता है कि आजकल तो इतने एडवांस तकनीक है,
लोग मोबाइल का इस्तेमाल करना ही छोड़ दिए हैं, तो उनको ट्रैक करने में भी बड़ी दिक्कत होती है। या कई जगह हमने देखा जहाँ चोरियाँ हुई है, लोगों को पता है कि घरों में सीसीटीवी लगा है, तो लोगों ने डीवीआर चोरों ने डीवीआर काट के ले गए, डीवीआर उठा के ले गए, ताकि वो जो फुटेज उनकी अगर रिकॉर्ड हुआ होगा तो उसमें दिख ना पाए। तो जब इतनी शातिर चोर हो गए, तो मेरा कहना है कि पब्लिक क्यों ना सतर्क हो जाए थोड़ी, कि जब ऐसी स्थिति पैदा हो रही है तो हम भी सतर्क रहें, पुलिस की मदद करें। अगर ऐसी कहीं भी सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति है जो एक सामान्य काम-वाम करता है, दिन की मज़दूरी करता है 100-200 रुपए, लेकिन एकदम से उसने एप्पल का आईफ़ोन खरीद लिया या 1.5 लाख का फ़ोन खरीद लिया, तो पब्लिक सूचना दे कि भई इतना पैसा इसके पास कहाँ से आ गया? हम वेरीफ़ाई करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि चोरी सही है, लेकिन कई प्रकार की चीज़ें आपराधिक प्रवृत्तियाँ हैं, उनसे तो नहीं आ गया, तो इससे बहुत मदद मिलती है। तो ये थे हमारे साथ टीकमगढ़ शहर के एसडीओपी राहुल कटरे जी, जिनके साथ हमने बातचीत की, चर्चा की, उन्होंने भी अपील की है। इस हफ्ते इतना ही, अगले हफ्ते फिर हम किसी नई शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।